हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर 12 का थर्ड पार्ट है। जिस पहले पार्ट्स में हमने जाना था कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। दूसरे भाग में हमने जाना था अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और अन्य प्रकार के बारे में। ये तीसरे भाग में हम जानेंगे पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। पहले भी हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि पौधों का फूल या पुष्प पौधों का जनन अंग है। पौधों के लैंगिक जनन में पुष्प भाग लेता है और इससे लैंगिक जनन का प्रक्रिया पूरी होती है। पुष्प के 4 भाग आप छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। सेपल, बाहेदल, पेटल, पंखुड़ी, स्टेमन यानी पुंकेसर जो नर भाग है पुष्प का, और पिस्टल या स्त्री केसर जो मादा भाग है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी पुष्प के 4 भाग हुए हमारे सेपल, बाहेदल, पेटल, पंखुड़ी, स्टेमन, पुंकेसर, पिस्टल, स्त्री केसर। मेल नर भाग पौधे में होता है हमारा स्टेमन जो पौधे का नर भाग है। मादा जनन अंग पुष्प का पिस्टल या स्त्री केसर है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिनमें स्टेमन और पिस्टल यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद होते हैं। उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, यानी दोनों लिंग उपस्थित हैं, नर भी और मादा भी। जैसे आपका बैंगन का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, सरसों का पुष्प। पुष्प के आकार से इस बात का कोई संबंध नहीं है कि पुष्प में नर भाग होगा या मादा भाग होगा या दोनों भाग होगा। जैसे गुड़हल का फूल बहुत बड़ा होता है और सरसों का फूल बहुत छोटा होता है, लेकिन दोनों में नर और मादा भाग उपस्थित होते हैं। ये इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जिसमें मादा भाग स्त्री केसर, पिस्टल और पुंकेसर या स्टेमन दोनों उपस्थित होंगे, वो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे या जिसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में स्त्री केसर उपस्थित नहीं होगा, सिर्फ पुंकेसर या स्टेमन उपस्थित होंगे, वो हमारे स्टेमिनेट पुष्प या नर पुष्प कहलाएंगे। जिन पुष्पों में हमारे सिर्फ स्त्री केसर पुष्प होगा, पुंकेसर उपस्थित नहीं है, पुंकेसर एब्सेंट है, उन्हें हम पिस्टिलेट फ्लावर्स या मादा पुष्प कहते हैं। तो बहुत सारे पुष्प हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जिनमें स्टेमन होगा खाली या सिर्फ पिस्टल होगा, नर पुंकेसर नर भाग या स्त्री केसर मादा भाग होगा, उन्हें हम एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे हमारा पपीता, आपने कभी कभी देखा होगा कि पपीते के कुछ पेड़ों पर पुष्प फल नहीं आते हैं। वो वास्तव में हमारे ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर कि सिर्फ
नर पुष्प ही आता है, यानी उसके पुष्प के अंदर सिर्फ पुंकेसर ही होता है। तरबूज, खीरा, कद्दू, ये हमारे कद्दू के पुष्प हैं, जिसमें हम बाहर से देख के भी पहचान सकते हैं कि कौन सा पुष्प नर है, कौन सा पुष्प मादा है। ये नर पुष्प है जिसमें स्त्री केसर नहीं होता है। अगर हम इस पुष्प को खोल के देखेंगे तो हमें सिर्फ पुंकेसर नज़र आएंगे। ये मादा पुष्प है जिसमें स्त्री केसर होता है। खीरे में भी इसी तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा नर पुष्प है और ये हमारा मादा पुष्प है। आपके घरों के आसपास लौकी और तोरी की बेल लगी होंगी। आप उसमें जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नर पुष्प है और कौन सा मादा पुष्प। बाहर से देखकर ही आप बता सकते हैं। फिर आप उसको पुष्प को अंदर से भी देख सकते हैं कि उसमें स्त्री केसर उपस्थित है या पुंकेसर। ये हमारा गुड़हल का फूल है। इसमें चारों भाग उपस्थित हैं। बाह्य दल नीचे की तरफ है, दिखाई नहीं रहा, पंखुड़ी है। ये स्त्री केसर है पिंक कलर का, और इसके साथ आपको छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये पुंकेसर हैं। यहाँ पर पुंकेसर स्त्री केसर से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन पुष्प के चारों भाग इसमें उपस्थित हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो ये हमारा द्विलिंगी पुष्प हुआ, और ये हमारे एक लिंगी पुष्प हैं, क्योंकि इस पुष्प में स्त्री केसर उपस्थित नहीं है और इस पुष्प में पुंकेसर उपस्थित नहीं है। सिमिलरली खीरे को अगर हम देखें तो इस पुष्प में स्त्री केसर उपस्थित नहीं है और इस पुष्प में पुंकेसर उपस्थित नहीं है। अब पुष्प कैसे भाग लेता है प्रजनन में, वो हमें देखने के लिए हमें पुंकेसर और स्त्री केसर का चित्र को समझना पड़ेगा। ये पुंकेसर का हमारा चित्र है। पुंकेसर के ऊपर वाले भाग को, जो देखने में गेहूं के दाने के आकार का जैसा दिख रहा है, उसे हम कहते हैं एंथर या परागकोश, और ये इसका पुतंतु है जिससे ये पुष्प से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट लेंगे तो हम देखें, हॉरिजेंटल सेक्शन से काटेंगे तो इसके अंदर परागकोश हैं। परागकोश हैं 4। इन परागकोश के अंदर परागकण भरे हुए हैं। ये परागकण आपको अप्रैल के मौसम में वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और पीला पीला पाउडर सा बहुत बारीक सा होता है। कुछ लोगों को परागकणों से एलर्जी होती है, तो उन लोगों को अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सांस के साथ वो उनके नाक में भी चले जाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। तो ये पुंकेसर के 2 भाग हैं, परागकोश और पुतंतु, एंथर और फिलामेंट। अगर हम इसको हॉरिजेंटल सेक्शन में काट देंगे, आड़ा काट देंगे, तो हमें इसमें पोलन सैक दिखाई देंगे। परागकोश हम देख सकते हैं, और इन परागकोश के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं जो दूसरे पुष्पों तक जाते हैं। ये हमारा स्त्री केसर का चित्र है। इसके 3 भाग हैं, स्टिग्मा, हिंदी में वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका, और ओवरी, जिसके अंदर हमारे अंडाणु आपको दिखाई दे रहे होंगे चित्र में भी। या बीजांड भी हम बोल देते हैं, अंडाणु या बीजांड भी बोल देते हैं। वर्तिका चौड़ी सी होती है देखने में। अगर हम पिछला चित्र दोबारा देखें
तो ये देखिए इस पुष्प में ये वर्तिका है इसकी, ये इसकी वर्तिकाग्र है, ये इसकी वर्तिका है और नीचे इसका अंडाशय होगा। और ये इसमें पीला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये परागकोश है, और इसमें जो हल्के पिंक से धागे नज़र आ रहे हैं ये इसके पुतंतु हैं। अगर हम किसी पुष्प की ओवरी को काटें और उसे लेंस की सहायता से देखें तो उसे हमें अंडाणु दिखाई देते हैं। किसी फल में कितने बीज बनेंगे वो उसके अंडाणुओं पर ही निर्भर करता है। जैसे मिर्च का पुष्प बहुत छोटा सा होता है लेकिन बीज उसमें बहुत सारे बनते हैं। पुष्प तो आम का भी बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें एक ही अंडाणु होता है तो एक ही बीज बनता है। टमाटर का पुष्प भी आप लोगों ने देखा होगा। टमाटर का पुष्प भी एक ही होता है लेकिन उसमें उसकी स्त्री केसर में के अंडाणु में बहुत सारे बीजांड होते हैं। अंडाशय में बहुत सारे अंडाणु या बीजांड होते हैं जिससे उसके अंदर बहुत सारे बीजों की संख्या बनती है। नया पौधा हमारा किस तरह का जो बन रहा है उसमें पौधे में नर और मादा पुष्प पौधे के दोनों गुण होंगे। तो नर भाग को हम कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन, जो एंथर, परागकोश और फिलामेंट से मिलके बनता है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं जो मेल युग्मक को बनाते हैं। पिस्टिल के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक या एक से ज़्यादा अंडाणु या बीजांड हो सकते हैं और ये अंडाणु ही नर युग्मक, मादा युग्मक कहलाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। क्या क्या संलयित होते हैं? नर युग्मक परागकोश और मादा युग्मक अंडाणु आपस में संलयित होते हैं जिससे जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और जिससे वो बाद में बीज में परिवर्तित होता है। अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि पोलन ग्रेन्स, परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंचते कैसे हैं? पोलन ग्रेन हवा में उड़ते रहते हैं, पुष्प के परागकोश से निकलकर फटने के बाद वो हवा में उड़ते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होते आसानी से। क्यों नष्ट नहीं होते? कि पोलन ग्रेन या परागकण के ऊपर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है, कठोर सुरक्षात्मक दृढ़ आवरण होता है जो उसको सूखने से बचाता है। वो हवा में सूखते नहीं हैं। अब क्योंकि वो हल्के होते हैं तो वो हवा के साथ भी उड़कर चले जाते हैं, पानी वाले पौधों में पानी के साथ बह के चले जाएंगे या कीटों के शरीर से चिपककर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या है? उनके ऊपर कठोर सुरक्षात्मक आवरण है जो उन्हें सूखने से बचाता है। हल्के होते हैं तो वो हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं, पानी वाले पौधों में पानी के साथ बह के चले जाएंगे और कीटों के शरीर से चिपककर भी एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक चले जाते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है या परागण क्या है? परागकण नहीं बेटा, अब ये शब्द है परागण।
परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं और पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। परागण क्या है? पराग कणों का एंथर से परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना और जिसके बाद में युग्मनज बनता है और सीड बनता है, परागण कहलाता है। अब परागण को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि परागकण या तो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या उसी पौधे में, सेम पौधे में दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं या गिर जाते हैं। स्वपरागण में ध्यान देने वाली बात है कि परागकण जिस पुष्प से लगे हुए हैं उसी पुष्प पर गिरेंगे, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। लेकिन परपरागण में क्या होगा? पोलन ग्रेन परागकण उस दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेंगे, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि बैंगन के परागण बैंगन के पौधे के पुष्प पर ही गिरेंगे, तभी वो जर्मिनेट होंगे। कद्दू के परागण कद्दू के पुष्प पर गिरेंगे, तभी वो आगे उनमें युग्मनज बन सकता है। ये देखिए, ये हमारा स्वपरागण का चित्र है कि परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ये तो उसी पुष्प पे गिर गए, लेकिन ये परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर भी गिरते, यानी पौधा एक ही होगा, पुष्प अलग हो सकता है, तब भी ये स्वपरागण ही कहलाएगा। लेकिन परपरागण में क्या होगा? जब पोलन ग्रेन्स, जब परागकण एक पुष्प से होकर दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेगा, तब ये परपरागण कहलाएगा। यानी यहाँ ये पहला पौधा जिससे परागकण निकल रहे हैं वो दूसरे पौधे के ऊपर लगा हुआ है, सेम पौधे पर दोनों पुष्प नहीं हैं, तब ये परपरागण कहलाएगा। जब परागकण दूसरे पुष्प पर जाकर गिर जाते हैं तो उसके बाद युग्मन होता है या संलयन होता है, संयोग होता है नर और मादा युग्मक, यानी परागकण का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों का संलयित होकर जायगोट या युग्मनज का बनाना फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है, और जायगोट भ्रूण में विकसित होता है। जायगोट विकसित होने के बाद भ्रूण का निर्माण करता है। जब पोलन ग्रेन किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलती है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका निकलती है क्योंकि ऐसे ही
परागकण का केंद्रक यहाँ पर अंडाणु तक नहीं पहुँच सकता है। अंडाणु यहाँ है पुष्प में, वर्तिकाग्र में। तो परागकण से एक पराग नलिका निकलती है और पहले पराग नलिका अंडाणु के केंद्रक तक पहुँचेगी। अब परागकण में जो केंद्रक है वो इस पराग नलिका से होता हुआ अंडाणु के केंद्रक तक पहुंच जाएगा और दोनों का संलयन हो जाएगा, दोनों का युग्मन हो जाएगा और दोनों केंद्रक के मिलने पर युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण से ही हमारे बीज का निर्माण होता है। थैंक यू बेटा।